तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमारी थी उसके कुछ लिमिटेशंस थे, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जैसे कि मैग्नेटिक नेचर, कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है ना। तो वो मतलब एक कोई क्राइटेरिया नहीं था उसमें। ठीक है, कब पेयरिंग हो रही है, कब पेयरिंग नहीं हो रही, कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कब आउटर ऑर्बिटल बन रहा है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड कौन से होते हैं, वीक लाइगेंड कौन से होते हैं। ठीक है, ये सब वो मतलब इतने अच्छे तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स भी नहीं कर पाई थी। तो इस वजह से फिर हम एडवांस थ्योरी पे जाते हैं, दैट इज CFT, और जिसे बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, एक लॉ होता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी होगी उतना ज्यादा रिपल्शन, या जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी रेज हो जाएगी सिस्टम की, और स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। यानी अगर कोई सिस्टम स्टेबल है तो इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी कम है और उसमें रिपल्शन भी कम है। तो बेसिकली रिपल्शन कहाँ से आता है? रिपल्शन आता है कि जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हम काफी स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस थ्योरी में मतलब डील करेंगे। तो इस थ्योरी में ऐसा बोला गया है कि जो मेटल और लाइगेंड है, जो आपका मेटल है जैसे मेटल Mn+, और जो आपका लाइगेंड है, इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। या फिर आप कहोगे कि मतलब आयनिक बॉन्डिंग होती है, जिसमें मेटल को और लाइगेंड को एज अ पॉइंट चार्ज माना गया है। मेटल का पॉजिटिव चार्ज और लाइगेंड का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एंड दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इस तरह की बात इस थ्योरी में कही गई है। और क्योंकि अगर हम बात करें मेटल ऑर्बिटल की, तो मेटल में जो डी ऑर्बिटल्स हैं, पहले उसको देख लेते हैं एक बारी किस तरह की डी ऑर्बिटल्स होती हैं। तो मेटल की जो डी ऑर्बिटल्स हैं, बेसिकली उसमें इस तरह के 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे सपोज करो एक्स है, यहाँ पे वाई है। दिस इज एक्स, दिस इज जेड, एंड दिस इज वाई, दिस इज जेड। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। तो यहाँ पे आप देखो, एक्चुअली जो एक्स वाई है उसमें लोब्स इस तरह से होते हैं कुछ डी ऑर्बिटल के। तो ये हम क्लास 11th में पढ़ते हैं कि डी ऑर्बिटल किस तरह से होती है, उसकी शेप डबल डम्बल होती है। तो उसको एक्सिस के अलोंग इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो लोब्स हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे लोब्स बोलते हैं, लोब्स ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये जो 3 डी ऑर्बिटल्स हैं जो यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, इनके जो लोब्स हैं, लोब्स लाइज इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। तो इनके जो लोब्स हैं वो एक्सिस के बीच में आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि डायगनली आ रहे हैं एक तरह से, अगर इसको एक स्क्वायर मान लें हम। और इसी तरह से जो बाकी ऑर्बिटल्स हैं, जो डी ऑर्बिटल्स जो बची हुई, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स 5 होती है, तो इसमें बाकी 2 भी बना देते हैं। तो ये देखिए आप इसमें यहाँ पे, तो दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये सारी हमारी डी ऑर्बिटल्स हमने बना दी है। अब बेसिकली अगर आप ऊपर वाली ऑर्बिटल्स देखो, जो ऊपर ड्रॉ करी है, और जो नीचे वाली ऑर्बिटल्स हैं,
उसमें एक डिफरेंस आपको स्पेशल मतलब आप नोटिस कर सकते हो, वो ये है कि जो नीचे वाली ऑर्बिटल्स है उसमें जो लोब्स हैं, ऑर्बिटल के जो लोब्स हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस। तो लोब्स, ठीक है, लाइज अलोंग द एक्सिस, मतलब एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, जैसे एक्स एक्सिस हो गया या वाई एक्सिस, ठीक है, इसी के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब डिफरेंस है कि यहाँ पे लोब्स लाइज बिटवीन द एक्सिस है, और यहाँ पे है कि लोब्स लाइज अलोंग द एक्सिस, ठीक है। और यही जो चीज है मतलब इस थ्योरी के लिए मतलब एक फाउंडेशन बनती है, ये जो इन दो ऑर्बिटल्स के बीच का डिफरेंस है। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो मतलब 3 ऑर्बिटल्स ऊपर बनी हुई है उन्हें हम बोलते हैं टी टू जी ऑर्बिटल्स, और इन्हें जो बोलते हैं हम बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल्स। तो एक्चुअली ये जो टी टू जी है और ये ईजी है, ये जो टर्म है ये ग्रुप थ्योरी से आई है, ठीक है। ये तो हमारे सिलेबस से भी मतलब स्कोप से बाहर है सिलेबस के कि ग्रुप थ्योरी क्या है ये। बस आप इतना जानो कि इसे टी टू जी बोलते हैं, टर्म सिंबल्स होते हैं कि टी टू जी है, ये ईजी ऑर्बिटल है, ठीक है। टी टू जी बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, एंड ईजी इज डबली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। अब नॉर्मली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सपोज करो कि एक मेटल है यहाँ पे, एक हम ऐसे केस लेते हैं, यहाँ पे एक मेटल है और मेटल की कुछ ऑर्बिटल इस तरह से है, सपोज करो एक और एक दो, ठीक है। और उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में। सो एज्यूम कर रहे हैं हम ऐसे ही कुछ एक की मतलब इस तरह से, मतलब ये फिक्शन है। तो इसमें यहाँ पे अगर सपोज करो कि एक लाइगेंड आए, लाइगेंड के पास नेगेटिव चार्ज होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो लाइगेंड इस तरह से यहाँ पे आए मेटल के पास, है ना। और सपोज करो एक मैंने ये चीज ली है कि ये मेटल है आपका, और इसके पास सिमिलर मतलब जैसे पहले ऊपर बनाया था उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, और यहाँ पे जो लाइगेंड है वो कहाँ से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ठीक है। तो दोनों केस आपके सामने है, एक तरफ तो वो मतलब हेड ऑन आ रहा है एक तरह से, मतलब सामने से ही आ रहा है, और एक तरफ वो सामने से नहीं आ रहा है। तो आप देखोगे केस अगर ये ए है ये केस बी है, तो ए में जो लाइगेंड है वो मेटल की तरफ इनडायरेक्टली अप्रोच कर रहा है ना, और बी में जब मेटल की तरफ अप्रोच कर रहा है तो मेटल की जो ऑर्बिटल है वो उसके डायरेक्ट मतलब सामने आ रही है, ठीक है। तो यू नो वेरी वेल कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये जो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है और जो लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो ये जो मेटल के, अगर ये लाइगेंड है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, सपोज करो इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो वो डायरेक्टली फेस नहीं करेगा मेटल के इस ऑर्बिटल्स को, और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और इन पे भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे रिपल्शन कहीं ना कहीं कम होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो, ठीक है। और अब हमें पता था कि जैसे रिपल्शन अगर हमारा क्या होगा, रिपल्शन अगर हमारा ज्यादा होगा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो सिस्टम की एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम केस ए की बात करें, तो केस ए में क्योंकि लाइगेंड्स जो हैं मेटल के पास आ रहे हैं लेकिन बीच में वो ऑर्बिटल नहीं आ रही है, ये वाली ऑर्बिटल नहीं आ रही है, तो रिपल्शन यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन इज लेस, कम होगा। और रिपल्शन लेस होगा तो इसका मतलब ये थोड़ा स्टेबल ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी विल बी हाई, स्टेबिलिटी हाई होगी इसकी। और अगर इस केस की बात करें हम, सेकंड केस की, जो ये लाइगेंड है वो डायरेक्टली आ रहा है मेटल के पास, तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होता है लाइक चार्जेस के बीच में, तो इस वजह से क्या होता है कि रिपल्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो ऐसा कि जो ए वाला सिस्टम है वो ज्यादा स्टेबल है और बी वाला कम स्टेबल है। तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए कुछ ना कुछ तो
करेगा ही ये मेटल का ऑर्बिटल, है ना। तो यही हमारा इस थ्योरी में हम पढ़ेंगे सीएफटी में, कि कुछ इसी तरह का मतलब जो केस है होता है, वो भी हम देखते हैं। क्या आपको ये समझ में आया जो मैंने अभी इस तरह से मतलब फिक्शन बताई है ये आपको, ये केस? एनीवन? यस सर। ओके ओके, फाइन। तो फिर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, ये क्या कहती है कि जो मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल्स होती है ना, जो मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स होती हैं, वो जो होती हैं वो डीजनरेट होती है। डीजनरेट का मतलब है कि ये जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, जो आपकी डी ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं, 5 होती है ना, तो ये डीजनरेट होती है। सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है, ये डी ऑर्बिटल्स हैं। और ये कैसी होती है? डीजनरेट। तो डीजनरेट भी एक नया वर्ड है। तो डीजनरेट में क्या होता है हमारा? डीजनरेट का मतलब है जहां पे सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है। जैसे ये वाली ऑर्बिटल, ये वाली ऑर्बिटल, ये सबकी एनर्जी क्या है, इक्वल है, सेम है। तो ऐसी ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? डीजनरेट या डीजनरेसी बोलते हैं इस केस को, है ना। तो नॉर्मली जो डी ऑर्बिटल्स है उसमें सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग ये बराबर होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर इसी में यहाँ पे हमने क्या करा, एक सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल क्या कर दिया हमने, सिमेट्रिकल एक फील्ड अप्लाई करी है यहाँ पे। सिमेट्रिकल फील्ड का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने अप्लाई करी है, जो कि इन सारी ऑर्बिटल्स, मतलब ये जो लाइगेंड्स हैं वो आ रहे हैं मतलब इन ऑर्बिटल के पास में। और लाइगेंड्स जो है इन सब ऑर्बिटल्स से इक्वली मतलब इक्वली आप कहो कि मतलब इंटरफेस हो रहा है, या आप ये कह सकते हो कि इक्वली मतलब वो इन सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी को रेज कर रहे हैं, सभी ऑर्बिटल्स की, चाहे वो ऊपर है चाहे वो नीचे है। तो उस केस में क्या होगा कि सभी की एनर्जी रेज हो रही है और इक्वली रेज हो रही है। तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सभी ऑर्बिटल की एनर्जी रेज हो गई है, क्योंकि लाइगेंड्स इन सभी ऑर्बिटल के पास आ रहे हैं। तो लाइगेंड्स आ रहे हैं तो लाइगेंड्स के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और मेटल ऑर्बिटल में भी क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उनके बीच में कुछ रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, रेज हो जाएगी। तो ये डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी सी रेज हो गई है। तो हम इसको अलग कलर से शो कर देते हैं कि इस तरह से ये आपकी एनर्जी रेज हो गई है, ठीक है। वही डी ऑर्बिटल्स हैं, पर इसकी एनर्जी क्या हो गई है, रेज्ड, थोड़ी सी बढ़ गई है इनकी एनर्जी, ठीक है। और ये हमारा एनर्जी का इस तरह से डायग्राम है। तो हमारी एनर्जी क्या हो गई है, थोड़ी सी रेज हो गई है। डीजेनरेसी अभी भी मेंटेन्ड है। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल फील्ड की, इसकी ऑक्टाहेड्रल फील्ड की, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है कि एक कंडीशन है, वो ये है कि जो आपके लाइगेंड्स हैं वो मेटल जो आपका आयन है उसकी तरफ अप्रोच करते हैं। और अप्रोच करते हैं किस डायरेक्शन से, वो आते हैं अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस आते हैं, अलोंग द एक्सिस आते हैं। इसका क्या मतलब है अलोंग द एक्सिस आने का? इसका मतलब ये है कि जो ऑर्बिटल्स एक्सिस पे लाई करती हैं, है ना, जो ऑर्बिटल्स कहाँ लाई करती हैं, एक्सिस पे, उनको ये क्या करेंगे, डायरेक्टली फेस करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये लाइगेंड कहाँ से आ रहा है, डायरेक्टली इस डायरेक्शन से आ रहा है ना। तो ये वाली जो ऑर्बिटल है, सपोज ये वाली जो ऑर्बिटल है, ये इसको क्या करेगी, डायरेक्टली फेस करेगी। और डायरेक्टली फेस करेगी तो इसका मतलब ये है कि इसमें रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और सपोज करो अगर लाइगेंड मतलब इसमें भी इसी डायरेक्शन से आ रहा है, तो लेकिन ये जो ऑर्बिटल्स है, ये जो साइड में है, ये इसको डायरेक्टली फेस नहीं कर रही है, ठीक है, डायरेक्टली फेस नहीं कर रही, इसके बीच में से आ रहा है ना लाइगेंड, अलोंग द एक्सिस आ रहा है।
तो इसलिए ये इसको डायरेक्टली फेस नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। और जहाँ रिपल्शन कम होता है वहां क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है सिस्टम की। तो आप ये देखो कि सारी डी ऑर्बिटल्स मतलब जो डीजनरेट थी, इसमें जो लाइगेंड जब आएगा अलोंग द एक्सिस, जो तो जो मेटल की ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल है, जो मेटल्स की जो एक्सिस जिनके लोब्स एक्सिस पर है ना, उन्हें ज्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि लाइगेंड कहाँ से आ रहा है, अलोंग द एक्सिस ही आ रहा है। और जो ऑर्बिटल्स के लोब एक्सिस पर नहीं है, उन्हें कम रिपल्शन फेस करना होगा। और इस वजह से क्या होगा, क्योंकि दो ऑर्बिटल्स तो ज्यादा रिपल्शन फेस कर रही है और तीन ऑर्बिटल कम रिपल्शन फेस कर रही है, इस वजह से क्या होगा, ये जो डी ऑर्बिटल्स है ये स्प्लिट हो जाती है, मतलब टूट जाती है into two new sets of orbital. These d orbitals split up into new two orbitals and which are known as T2g and EG orbitals, है ना। तो आप ये देखो, ये जो d orbitals हैं ये फर्दर क्या होगा, स्प्लिट हो जाएंगी किसमें, एक तो हो जाएगा आपका T2g और एक हो जाएगा आपका बेटा EG। ठीक है, इसे कहेंगे हम T2g ऑर्बिटल्स, सॉरी EG ऑर्बिटल्स, और इसे कहेंगे हम T2g ऑर्बिटल्स। ठीक है, ईजी में कौन सी आ जाती है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसके लोब्स कहाँ है, अलोंग द एक्सिस है। तो हम इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसकी एनर्जी क्या थी, लो थी, और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई। ठीक है, एनर्जी तो हमने यहाँ दिखाई रखा है कि इस तरह से वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं हम डेल ओ, दैट इज डेल ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, डेल ओ, ये आपका बेरी सेंटर है। ठीक है, और ये जो आपका डेल ओ है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। या ये जो आपकी ये स्प्लिटिंग हुई है इस तरह से, उसे क्या बोलेंगे, जो डी ऑर्बिटल्स आपकी स्प्लिट हुई है उसे बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं हम, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मतलब द स्प्लिटिंग अप ऑफ डी ऑर्बिटल्स इनटू two new sets of orbital when a ligand approaches them along the axis, है ना, is known as crystal field splitting, and this del O is known as crystal field stabilization energy, CFSE। ठीक है, अब हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस ये आते हैं कि ये इस तरह से तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग हुई है हमारी, है ना, इसके बाद में क्या होगा कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, सपोज D1 दे दिया, D2 दे दिया, D3 दे दिया, D4 दे दिया, है ना, या D10 तक कोई सा भी कॉम्प्लेक्स दे दिया, और आपसे पूछेंगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। जैसे सपोज करो अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे आपको इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में फिल करने हैं, और अगर मैं बोलूं कि D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन पहले में चले जाएगा इस तरह से, है ना। अगर D2 है तो दो आ जाएंगे, D3 है तो तीन आ जाएंगे, D4 है तो चार आ जाएंगे, D5 है तो पांच, D6 है तो सिक्स, सेवन, एट, इस तरह से चलता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब आपको किस में फिल करना है, अब आपको इसमें फिल करना है, T2g में और EG में। तो अब आप कैसे फिल करोगे इसमें, सपोज करो आपके पास D1 है, यू हैव D1, और यू हैव D2 एंड यू हैव D3। ठीक है, यू हैव D8, यू हैव D9 एंड यू हैव D10। ठीक है, अगर आपके पास D1 है, तो D1 का क्या मतलब है कि पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है T2g में। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2g1। ठीक है, D2 में क्या हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इधर चला गया, तो इट विल बी T2g2। D3 के लिए क्या हो जाएगा, T2g3।
3। ठीक है, इसी तरह से D8 का क्या मतलब है? D8 का क्या मतलब है कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या होता है? कोई बता सकता है D8 में क्या होगा? D2G8। T2G8, T2G में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। T2G में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो अगर वो फिल हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे EG में, तो क्या हो जाएगा? T2G6 और EG2। ठीक है, मतलब अगर नीचे फिलिंग पूरी हो गई है तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं पूछूं D9 का क्या हो जाएगा, तो T2G6 EG3। ऐसे D10 का क्या हो जाएगा? T2G6 T2G6 EG4। वेरी गुड। E4। हाँ, इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये तो हमारे बहुत सिंपल थे, किसके? D1 का, D2 का, D3 का, ठीक है, D8 का, D9 और D10। दे आर वेरी सिंपल केस है ना, इसको कोई भी कर सकता है अच्छे से। लेकिन जो हमारे एग्जाम में या जो CBSE पूछ सकता है वो केस हैं कुछ थोड़े से मतलब टिपिकल जो बचे हुए हैं, है ना। तो लेट अस नाउ स्टडी द रिमेनिंग केसेस, दैट इज नाउ वी हैव टू स्टडी D4, D5, D6 एंड D7। ठीक है, देखो D4 का क्या मतलब है? D4 में है कि या तो आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 बॉक्स थे और यहाँ पे कितने थे? 2 थे, इस तरह से ही। तो D4 में बेटा देखो क्या क्या हो सकता है, ये T2G है, ये EG है। तो D4 में आपका हो सकता है या तो T2G3 EG1। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इस तरह से हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी को ये बता सकता है क्या हो सकता है? मतलब सपोज करो आपके 3 इलेक्ट्रॉन तो इधर फिल हो गए ना, हो सकता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाए? EG में। या हो सकता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाए नीचे, पेयरिंग हो जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों ही क्या है? पॉसिबिलिटी है। तो क्या है? दोनों ही पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो या तो T2G3 EG1 होगा, या फिर क्या हो जाएगा? T2G3 सॉरी T2G4। क्लियर है आपको? ऐसी D5 है, जैसे सपोज करो D5 सिस्टम है, तो इसमें भी 2 हो सकते हैं आपके, क्या क्या? या तो हो सकता है आपका T2G3 EG2, या फिर हो सकता है आपका T2G5। ऐसे ही जो आपका D6 है, इसमें क्या हो सकता है? T2G3 सॉरी T2G4 एंड EG2। और यहाँ क्या हो सकता है? T2G6। D7 में क्या हो सकता है? अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे मैं कर पा रहा हूँ। T2G5 EG2 एंड T2G6 EG1। तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है कि दो चीजें हो सकती है। आपने ऑफ बॉय प्रिंसिपल पढ़ा होगा, तो उसमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, है ना, इन ऑर्बिटल्स। मतलब जब भी हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से होता है, N+L जिसे बोलते हैं। यानी ऑर्बिटल्स हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ N+L विल बी फिल्ड फर्स्ट। मतलब जिसकी ऑर्बिटल्स में एनर्जी की वैल्यू अगर कम होगी तो उन्हें पहले फिल किया जाएगा। तो सबसे पहले एनर्जी लो किसकी है? T2G की। EG की हाई है, तो सबसे पहले फिलिंग किस में होगी? T2G में होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो फिलिंग हो रही है आपकी, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, D4 ले लेते हैं। D4 में क्या केस आ रहा था हमारा?